आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। हालात अब ऐसे बन गए हैं कि दुनिया की नजर अब सिर्फ इस पर है कि कब और कहां चिंगारी फूटने वाली है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से बारूद के ढेर पर बैठा है। अमेरिका और ईरान के बीच में हालात किसी भी वक्त युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। अमेरिका ने खाड़ी देशों में भारी संख्या में लड़ाकू विमान और एयर टैंकर भेज दिए हैं। सवाल अब ये उठता है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर वाकई कोई बड़ा युद्ध छिड़ने वाला है। ताजा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास मेहमान जुड़ेंगे। अमेरिका हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर मध्य पूर्व भेज रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने टैंकर और जेट्स भी भेजे हैं। कतर अल उदीद एयरबेस में कुछ विमान तैनात किए गए हैं। यूके आरएएफ ठिकानों पर बाकी विमान तैयार किए गए हैं। ईरान समर्थित गुट इस बीच सक्रिय हो गए हैं। मध्य पूर्व में टकराव की इससे संभावनाएं बन गई हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच ये तनातनी नई नहीं है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर पहले भी दोनों देशों के बीच टकराव होता रहा है। हाल के महीनों में ईरान समर्थित मिलिशिया और अमेरिकी बेस पर हमलों ने आग में घी डालने का काम किया। वहीं इजराइल ईरान का सीधा टकराव भी पूरे समीकरण को और भी पेचीदा बना रहा है। युद्ध की संभावना अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो चुकी है। आखिरकार क्या अमेरिका किसी बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा है? दुनिया की नजर अब इस पर है कि क्या कूटनीति इस टकराव को रोक पाएगी या एक बार फिर से एक नए बड़े युद्ध का हम गवाह बनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ये कोई नया युद्ध छिड़ने वाला है क्या, या फिर सिर्फ अमेरिका प्रेशर टैक्टिक्स यहाँ पर अपना रहा है और इन टैक्टिक्स के चलते क्या ईरान कोई जल्दबाजी में कदम उठाकर अपना नुकसान कर लेगा? क्या मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए DK गुप्ता जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर, और सचिन शर्मा जी भी विदेश मामलों के जानकार के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। डॉक्टर DK गुप्ता, जो हालात अभी हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, अलग अलग जगह टकराव की स्थिति, युद्ध के मुहाने पर अलग अलग देश या फिर युद्ध में पहले से इन्वॉल्व देश, इसमें अमेरिका और ईरान के बीच में बढ़ती हुई टसल को आप कैसे देख रहे हैं? और अमेरिका जो तरीके यहाँ पर अपना रहा है वो क्या सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए है या फिर कुछ और? देखिए, जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था तो मैं आपके सम्मानित चैनल पे एक दो बार बोला था कि ईरान अमेरिका जो है कुछ सोच के अनुसार ये बार बार बोल रहा है कि वहां की जो इंटेलिजेंस है, हालांकि ट्रंप दावा कर रहे थे कि हमने सारे परमाणु व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इंटेलिजेंस उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी कि हमने काफी नुकसान पहुंचाया है। मतलब संभावनाएं भविष्य में इस बात की हैं कि हम उसको फिर से उसी को एक बेस बनाएंगे, उसी को एक आधार बनाएंगे और फिर ईरान पे अटैक करेंगे। देखिए, किसी देश पे अटैक करने के लिए या किसी देश को डिप्लोमेसी में उलझाने के लिए कोई न कोई एक जो है आपके पास
ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा बेस होना चाहिए, आधार होना चाहिए जिसकी वजह से उसको उलझाए रखें। और हमेशा ईरान और ऐसे देश जो कि प्रो यूरोपियन यूनियंस नहीं है या प्रो वेस्टर्न नहीं है या प्रो अमेरिकन नहीं है, वहां पे कोई न कोई ऐसी चीज वहां पे लगाई जाएगी जिसकी वजह से इसको एस्केलेट किया जाए फ्यूचर में। अब रही बात ईरान की, देखिए ईरान जो सपोर्ट करता है यमन में हूथीज को और हिजबुल्लाह को, और जिस तरह से अभी देखिए कि 8 देशों ने जो सपोर्ट किया है 21 पॉइंट पीस में अमेरिका के लिए, उसमें से ईरान नहीं है, लेबनान नहीं है, उसमें जो यमन नहीं है। मतलब ऐसे देश जो कि नहीं चाहते कि वहां पे शांति हो या नहीं चाहते कि उनके जो मिलिशियाज हैं वो वहां पे डिस्टर्ब करें, वो बिल्कुल उसमें अटैक में शामिल नहीं हुए थे ना। उन्होंने अभी तक कोई अपनी उसमें अपनी राय रखी है। तो ये चाहते नहीं कि वहां पे शांति हो। और ईरान और कुछ ऐसे देशों की वजह से, पहले सीरिया हुआ करता था, अभी सीरिया जरा शांत है क्योंकि वो इस समय अमेरिका के पक्ष में चला गया है। तो इनकी वजह से मिडिल ईस्ट हमेशा एक बारूद के ऊपर बैठा रहता है। ऐसी किसी जमाने में अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ करता था, जब कांगो में, तो कहीं वहां पे हमेशा हम लड़ाई सुनते रहते थे। एक एक बार नाइजीरिया के अंदर 500-500 लोग मार दिए जाते थे। तो इसी तरह से मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान को खासकर परमाणु बम जो है न बना पाए, वो 90 के लेवल पे न पहुंच पाए, वो 60 भी न पहुंच पाए, केवल वो अपने सिविलियन वर्क के लिए यूज कर सके, उसके लिए अमेरिका पूरी जान लगा देगा, पूरी जोर लगा देगा कि ईरान के पास, क्योंकि ईरान जो है वो अमेरिका को, जब नई सरकार बनी ईरान में, जब वहां की उदारवादी सरकार को हटा के, उसने कसम खाई थी कि हम अमेरिका को बर्बाद कर देंगे, या अमेरिका हमारा नंबर 1 दुश्मन है। तो नंबर 1 दुश्मन है और वहां पे उस पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो अमेरिका उस यूनिटेरियर में अब्राहम एकॉर्ड को स्थापित करने के लिए, जिसमें वो चाहता है कि सभी लोग उसकी बात माने और इजराइल का सपोर्ट करें, उसको स्थापित करने के लिए किसी भी तरह से ईरान को या तो काबू में लाएगा, चाहे एन के प्रकार। अभी रूबियो ने भी ये चीज बोली कि हमास का फैसला जो है डायलॉग डिप्लोमेसी से नहीं हो सकता। ये 7 दिन पहले की बात है, जब वहां का विदेश मंत्री बोलता है कि भले हम 21 पॉइंट ला दिए हैं ट्रंप जी, लेकिन वो फिर भी एक बोल रहे हैं कि नहीं हो सकता डिप्लोमेसी के थ्रू। तो वहां पे ईरान को किसी तरह से कब्जे में लाना है, और ईरान को कब्जे में लाने के लिए चाहे युद्ध हो चाहे डिप्लोमेसी हो। ईरान को कब्जे में लाने की जो कोशिशें हैं, ये क्या कामयाब हो पाएंगी पूरी तरीके से, ये भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि हमने देखा, सचिन शर्मा जी, पिछले दिनों जब ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध की स्थिति आ गई थी, जब एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहे थे, एक दूसरे पर हमला हो रहा था, तब भी अमेरिका ने इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, ईरान को पीछे हटाने की कोशिश की थी, इजराइल के सपोर्ट में आया था, लेकिन तब भी ईरान ने ये दिखा दिया था, बता दिया था कि हम झुकने वालों में से नहीं है। क्या अभी भी कुछ वैसी ही पिक्चर दिख रही है, या फिर सीधा आमने सामने अमेरिका और ईरान हो सकते हैं? रचना जी नमस्कार, और आप सभी के दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ये जो सिचुएशन, आज हम फिर 4 महीने बाद इस पूरे डायलॉग्स पे बात कर रहे हैं। अमेरिका, अगर आप इस पूरे युद्ध की स्थिति को देखते हैं तो अमेरिका का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है कि वो ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने नहीं देना चाहता है। वो इसलिए नहीं देना चाहता है क्योंकि अमेरिका के जो संबंध है, अमेरिका के जो बेसिस हैं, वो 21 मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो हैं उनके अंदर उनके अपने सैन्य बेसिस हैं। और अगर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बिल्ड करता है तो कहीं ना कहीं ईरान जो है इन 21 देशों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अब अगर ईरान इन 21 देशों के लिए खतरा बन सकता है, जैसे कि आप देखिए, चाहे वो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं, चाहे वो आप वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ईरान एक ऐसा देश है जो अमेरिका के सामने झुकना नहीं चाहता। ईरान की युद्ध जो उसकी क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बहुत स्ट्रांग है। और ईरान, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान और इराक का युद्ध जो था वो 8 साल तक चला था, और ईरान ने अभी भी ये बोला है कि अगर हमें इस युद्ध को अगले 10 साल तक लड़ना पड़ेगा तो ईरान लड़ेगा। देखिए, ईरान की जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। ईरान का जो आवाम है वो ईरान के लीडर्स को पार्टली सपोर्ट करता है, और उनका जो क्लैरिटी है वो बहुत क्लियर है कि हमें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्ड करना है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि अमेरिका अपना जो क्षेत्रीय प्रभुत्व है वो कैसे बना पाएगा। कहीं ना कहीं अमेरिका का जो ये आर्टिलरी मूवमेंट हो रहा है, या वो अपना जो रिफ्यूलिंग जेट्स हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, और यूके के थ्रू भी कर रहे हैं, वाया यूके भी कर रहे हैं, तो ये एक
एक सिग्नल है कि अगर ये लड़ाई छिड़ती है तो ये लड़ाई इस बार निर्णायक हो सकती है, क्योंकि पिछली बार जो 4 महीने पहले जो ये युद्ध हुआ था उसमें भी अमेरिका ने अपने 3 बस्टर बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे अमेरिका के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे। तो उसको कंटिन्यू करते हुए अमेरिका जरूर चाहेगा कि ईरान का जो पूरा प्रोग्राम है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। अब एससीओ समिट में ईरान ने भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उसमें अमेरिका नहीं था। तो देखिए कहीं ना कहीं ईरान जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना एक सपोर्ट जो मैकेनिज्म है वो बिल्ड कर रहा है, चाहे वो चाइना के थ्रू हो, चाहे वो और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के थ्रू। तो ये जो लड़ाई है, आप देखिए किस तरह से आगे जाके शेप करेगी। अगले 2-3 दिन में हमें इसके पूरे अगले 2-3 दिन में मालूम हो जाएगा कि ये जो सिचुएशन है किस तरफ जा रही है। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में ना बहुत हद तक डिपेंड करता है डीके गुप्ता जी कि आपका राष्ट्र प्रमुख है कौन, किसके हाथों में पूरी कमान है, कौन लीड कर रहा है। इधर ट्रंप है, उधर खामेनेई है। अगर नेचर वाइज देखें तो चीजें तो और उलझती हुई नजर आ रही हैं। ना तो ट्रंप किसी की सुनते हैं, ना खामेनेई कहीं झुकते हैं। देखिए रचना जी, ट्रंप में और खामेनेई में अंतर क्या है? ट्रंप एक डेमोक्रेटिक लीडर हैं। आप हम अपने यहाँ, चूंकि हमारे यहाँ जो अगर बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट से इंडिया के देखें हाँ? तो मैं अमेरिका को बहुत ज्यादा गलती में नहीं ले जाता, क्योंकि हमारे पास अगर वार लड़ रहे हैं अगर अमेरिका से, हम चूंकि मैं सब यूज नहीं करूंगा कि वार लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे का बहुत अच्छा हितैषी, और कल ही हमको उसने एयरक्राफ्ट के लिए एक इंजन फिर से सप्लाई किया, तो हमारे बहुत सारे फ्रंट पे उसके रिलेशन हैं। तो अमेरिका के जो ट्रंप कर रहे हैं वो अमेरिका के लोगों की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, अमेरिका को फिर से मांगा करने के लिए कर रहे हैं। अमेरिका को चाहते हैं कि चाइना से कम 20-25 ट्रिलियन इकोनॉमी ऊपर रहे, जबकि अभी 10-11 ट्रिलियन के अंतर रह गया है। तो ट्रंप की लोकप्रियता अमेरिका में अलग है। वो एक डेमोक्रेटिक लीडर है और वो जो भी कर रहे हैं वो दूसरे देशों का प्रिय हो सकता है, लेकिन उनके देशों को, लेकिन खमेनेई में ऐसा नहीं है। खमेनेई के अंदर वहां की पब्लिक उनको पसंद नहीं करती है। जहां जो उदारवादी सरकार वहां पे हुआ करती थी, उसके बाद इनके पिताजी जब वहां पे सत्ता संभाले, उसके बाद आज तक वहां राजसत्ता है। और राजसत्ता इस प्रकार से है कि वहां पे लोगों को देखिए किस तरह से महिलाओं पे वहां पे अत्याचार हुआ, दुनिया में अत्याचार, तो उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं है, पब्लिक सपोर्ट नहीं है, रीजनल सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे अरब कंट्री कोई भी ईरान को इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि एक तो उसको मुस्लिम देश का मुखिया नहीं बनाना चाहती, दूसरी बात है कि ईरान के जो और छोटे मोटे देश हैं मिडिल ईस्ट के, उस पे ईरान ने अपने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस जो कि हमास वगैरह इनके थ्रू जो है कब्जा करने की कोशिश की, बरसान करने की कोशिश की। तो ईरान के साथ न वहां की रीजनल फोर्सेस हैं, कंट्रीज हैं, न ईरान के साथ वहां की आवाम है। खमेनेई जबरदस्ती के वहां पे एक राजा बने बैठे हुए जो वर्षों से हैं वहां पे, डेमोक्रेटिक वहां पे है नहीं। तो वहां पे इन दोनों नेताओं के अगर बीच में तुलना करें तो विश्व समुदाय का सपोर्ट अमेरिका के साथ है, पब्लिक का सपोर्ट अमेरिका के साथ है, अरब खाड़ी देशों का जो सपोर्ट अमेरिका के साथ है, और वहां पे ईरान अलग पड़ा। अब देखिए किसी देश के पास कितनी भी व्यवस्थाएं, अगर टेक्नोलॉजी नहीं है, हम केवल मिसाइल से वार को नहीं जीत सकते। हमारे पास साइबर वार होना चाहिए, हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। बहुत सारी टेक्नोलॉजी दुनिया को पता ही नहीं जो अमेरिका के पास क्या होती है। अगर हम 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के बारे में सोच रहे हैं तो अमेरिका हो सकता है 7th के बारे में बना रहा है। लेकिन पिछले दिनों ईरान और इजरायल के बीच में जो टकराव बढ़ा था वो परमाणु प्रोग्राम को लेकर ही तो बढ़ा था ना। ईरान से बार बार कहा गया कि आपको ये प्रोग्राम रोकना होगा, साफ कर दिया ईरान ने कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपना जो परमाणु कार्यक्रम है वो चालू रखेंगे। जगह जगह हमले की खबर भी आई, हमले की तस्वीरें भी सामने आई। इसी सिचुएशन में मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा कि अमेरिका के साथ विश्व खड़ा हुआ है, अमेरिका के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खामेनेई के साथ उस तरीके का सपोर्ट नहीं है, लेकिन क्या सपोर्ट तब था जब ईरान और इजरायल आपस में टकरा रहे थे? जी जी बिल्कुल सपोर्ट उस समय था। अगर सपोर्ट नहीं होता तो अल उदैद रेडी नहीं रहता, अगर नहीं होता तो कतर के नहीं। आप ये बता दूं कि जब हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा था उस समय एक बार अटैक हो गया था ईरान पे, तो ईरान पे अटैक हुआ था। ईरान ने 7 दिन बाद बोला, मतलब 7 दिन बाद अटैक इजराइल पे किया था। आपको बता दूं कि यूके, कतर, बहरीन की 4 शिप्स जो है उस समय इजराइल को गार्ड कर रही थी, ये ऑफिशियल है। तो वहां पे पूरे इजराइल को सपोर्ट अरब कंट्रीज का रहता है। भले ही हमास के, देखिए जो भी अभी यूएई और फ्रांस ने प्रस्ताव लाया था उसमें भी उन्होंने बोला कि हमास को डिसआर्म करो। नोबॉडी वांट हमास इन मिडिल ईस्ट, क्योंकि वो ईरान के सत्ता को वहां पे प्रस्थापित करता है। तो जो परमाणु का जो युद्ध का जो चल रहा था उस समय देखिए कि अगर अमेरिका उतने दूर से आपके कोई भी अटैक नहीं कर सकता, अगर विश्व के जो बीच में देश पड़ रहे हैं उसकी हवाई यात्रा में जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं 5000 किलोमीटर 4000 किलोमीटर से, उनको ट्रैप नहीं करेगा या उनको जो है उन पर मिसाइल नहीं दागेगा,
कोई नहीं करता। ऐसे ही भी इजराइल ने कतर पे अटैक किया है, अब बिना सहमति के नहीं हो सकता कतर पे, क्योंकि 2000 किलोमीटर के बाद वो अटैक करता है। एयरक्राफ्ट आते हैं, कम से कम आधा घंटा ट्रेवल करते हैं, सबके पास जो है सिस्टम्स हैं, एयर मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है, लेकिन किसी ने रोका नहीं उसको। दे वांट कि हमास खत्म हो, इसलिए हमास खत्म हो, इसलिए ईरान का सपोर्ट वहां पे कोई नहीं कर रहा, चाहे परमाणु मसले पर हो चाहे और मसले पर हो। तो अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कभी भी ईरान का सपोर्ट ना रीजनल होगा और न ही अमेरिका के थ्रू होगा। हाँ, सैद्धांतिक तौर पे लोग मीडिया में अपने अपने वक्तव्य रखेंगे, हेड ऑफ द जो नेशंस हैं, तो दैट उनके रिलेशंस बने रहें, लेकिन अंदर अंदर नहीं चाहेंगे। और जब तक चीज विद इन नहीं आएगी आप उसका सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ऑन द ग्राउंड। जी रचना जी। ठीक है, सचिन शर्मा जी, ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध की स्थिति अभी हुई थी उसमें हमने देख लिया, जान लिया कि कौन सपोर्ट में था, कौन पीछे हट गया था, या किस तरीके से ईरान या इजराइल को सपोर्ट मिला। लेकिन अगर अमेरिका और ईरान की अब आज के इस सिनेरियो में बात हो रही है, अगर आने वाले वक्त में, हालांकि ईश्वर ना करे ऐसा हो, अगर युद्ध छिड़ता है तो ईरान के साथ में कौन खड़ा हुआ नजर आएगा, अमेरिका के साथ में खड़ा हुआ कौन नजर आएगा? और अगर कंपैरिजन करें तो अमेरिका तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा शक्तिशाली है ना, तो नुकसान क्या ईरान को ही झेलना होगा? देखिए, पहली बात तो मैं थोड़ा सा 1 मिनट बोलना चाहूंगा लीडरशिप के ऊपर। देखिए, अमेरिका की जो लीडरशिप है, जब से ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, अमेरिका के अंदर काफी अफरा तफरी मची हुई है और लोगों के अंदर एक भय का माहौल है कि अगर टैरिफ की ये जो वॉर चल रही है अगर ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, इन्फ्लेशन होगा। और आप देख रहे हैं जैसे कि बात हो रही है कि जो IT कंपनीज है या H1B है, हालांकि ट्रम्प जी उसको पोजीशनिंग इस तरह से कर रहे हैं कि मैं अमेरिका के लिए काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोकल आवाम को अनरेस्ट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं खेमेनेई की, तो डॉक्टर साहब से ये कह रहे हैं कि खेमेनेई जी को वहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर आप एक डिक्टेटरशिप मॉडल में देखते हैं तो अगर एक डिक्टेटर आपका लीडर है तो वो तो वही करेगा जो उसको सही लगेगा। अब आपके सवाल पे आते हैं। देखिए, जो देश अमेरिका जिसका दुश्मन है, जैसे अमेरिका आज ईरान का दुश्मन है, तो चाइना उस देश का दोस्त बनेगा, ये बहुत बड़ी क्लियर है। हम बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी, देखिए मिसाइल प्रोग्राम तो ऑलरेडी ईरान का बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है वो चाइना से ईरान को बहुत ज़्यादा होता रहता है। चाहे आप उसको एयरक्राफ्ट देखिए, हालांकि उनके पास एयरफोर्स ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि अगर ये लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं चाइना इस लड़ाई के अंदर जो बैकड्रॉप में है वो ईरान को सपोर्ट करेगा। उसके 2-3 रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि अगर ये लड़ाई होती है तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा ईरान के थ्रू, और अगर वो जगह ब्लॉक करी जाती है तो जितना भी ऑयल का मूवमेंट होता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज से वो एकदम स्टॉप हो जाएगा। अगर वो स्टॉप होता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसका चाइना को पड़ेगा, क्योंकि चाइना जो है वो लार्जेस्ट इम्पोर्टर है ऑयल का ईरान से। हालांकि ईरान जो है उसको सब्सिडी भी देता है, उसको डिस्काउंट्स भी देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तेल खरीदता है वो चाइना खरीदता है, और जो नंबर 2 पे देश जो ईरान से या मिडिल ईस्ट से तेल लेता है वो हिंदुस्तान है। अगर ये ऑयल की सप्लाई बंद होती है तो कहीं ना कहीं चाइना को रशिया जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इंडिया को भी रशिया जाना पड़ेगा। तो हमें ये बात समझना पड़ेगी कि अगर ये युद्ध होता है तो चाइना इस युद्ध के अंदर हर तरीके से ईरान की सपोर्ट करेगा, और यही रीज़न आपने देखा होगा कि चाइना ने अभी SCO समिट जो हुआ था उसके अंदर ईरान को भी न्योता दिया गया था, और काफ़ी इंटरनल डिस्कशंस भी स्ट्रेटेजिक लेवल पे काफ़ी जितने भी देशों ने वहाँ पार्टिसिपेट किया था उस लेवल पे। यानी आप कह रहे हैं चाइना सपोर्ट में जाएगा। अच्छा, जो सप्लाईज की बात आप कर रहे हैं, अगर ये युद्ध छिड़ता है या युद्ध जैसी सिचुएशन आती है, भारत इससे कैसे प्रभावित हो सकता है? सचिन जी। देखिए, भारत का इसमें प्रभाव ये होगा कि भारत तकरीबन 10 बिलियन गैलन का हमारा डेली का इनटेक है, हमारा कंजम्पशन है, और अगर हम इतना पेट्रोल या ऑयल हम नहीं ले पा रहे हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएगी, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन इम्पैक्ट होगा, हमारे लॉजिस्टिक्स इम्पैक्ट होंगे, हमारे जो किचन है वो महंगी हो जाएगी। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत जो है अपना जो रुख है इस पे बिल्कुल ही न्यूट्रल रखेगा, वो दोनों के पास नहीं जाएगा, या फिर वो ड्यूल डिप्लोमेसी में जाएगा और कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर हो जाए। लेकिन क्योंकि आज ट्रंप और भारत के रिश्ते भी थोड़े से खटाई में पड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं
भारत अपने आप को कोशिश करेगा कि इस चीज़ों से बाहर रखे, क्योंकि कहीं जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रम्प साहब जो हैं वो चाहे खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है भारत की इकोनॉमी पे होगा। इसलिए डायरेक्टली हम लोग जो है फेस ऑफ अमेरिका से इस पे नहीं करेंगे, हम अपना एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखेंगे। बड़ी बात तो ये भी है ना डीके गुप्ता जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अलग अलग देशों में जब युद्ध की स्थिति रही वहां सीज फायर का क्रेडिट लेते हुए नजर आए, चाहे वो असल में सीज फायर उनके जरिए हुआ भी या नहीं भी हुआ, लेकिन बार बार वो क्रेडिट लेते हुए नजर आए और कहा कि सीज फायर मैंने कराया है। अब जब खुद अमेरिका का नाम ईरान के साथ में युद्ध की स्थिति में आ रहा है, देखना तो ये भी होगा ना कि यहाँ पर कौन सी वो तरकीब निकालते हैं, किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जी जी, देखिए एक चीज आप अगर पिछले 5 से 6 साल के अंदर अगर ऑब्जर्व करें, जब बिडेन साहब यूएस के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने लगभग हर देशों से सेना को विड्रॉ कर लिया, सभी देशों से सेना को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि दो टारगेट बहुत बड़े हैं अमेरिका के सामने। चाइना को रेसिस्ट करना किसी भी तरह से, वो अभी टैरिफ वार में क्या हुआ कि चाइना अपने रेयर अर्थ की वजह से निगोशिएशन टेबल पे अमेरिका को लाया, तो चाइना पाकिस्तान से दोस्ती रेयर अर्थ के लिए हो रही है। जो अभी चाबार में जो अभी रोका गया है एयरपोर्ट को, इसलिए कि वहां पे रेयर अर्थ बहुत सारे हैं, कजाकिस्तान वगैरह में, सब पे निगाह चाइना अमेरिका की है, तो चाइना को रोकना। दूसरी बात है कि उसके साथ साथ जो खर्चे हो रहे थे युद्ध में, चाहे सीरिया से लेके तालिबान के अगेंस्ट अफगानिस्तान में, जहां जहां बेसेस है सब बंद कर दिया बिडेन ने। मतलब बेसेस हैं लेकिन अपनी सेनाएं हटा ली, युद्ध में डायरेक्ट नहीं जा रहा है, क्योंकि चाइना के बढ़ने का कारण यही था कि वो कभी भी युद्ध में नहीं जाएगा। जैसे कि अभी शर्मा जी कह रहे थे कि युद्ध में चाइना जाएगा, स्वाभाविक है कि ईरान का एक जो एंगल बना हुआ है रफिया से और चाइना से, तो ये सपोर्ट करेंगे अंदर अंदर, लेकिन कभी भी फ्रंट पे नहीं आएंगे। ये लॉजिस्टिकली नहीं सपोर्ट करेंगे, ये साइबर वार से सपोर्ट कर सकते हैं, ये इंटेलिजेंस से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं जाएंगे। कि चाइना को अच्छी तरह पता है कि दुनिया में अगर मुझे नंबर 1 बनना है तो मुझे युद्ध से दूर रहना है। तो एक चीज अच्छी तरह से पता है कि चाइना युद्ध में आएगा नहीं। और इसका अब रही बात अमेरिका की, देखिए आज की डेट में सारे युद्ध इकोनॉमिक वार हैं। जैसे भारत इतना खूबसूरती से पाकिस्तान पे अटैक किया, उसके सारे बेसिस को मार पीट के अपने घर में 7 दिन के अंदर आ गया, जिसकी कि मैंने एक लेख लिखा था, उसमें तारीफ की थी। उसको एक अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट थे, उन्होंने बड़ी तारीफ की, जो वर्ल्ड फेमस है कि भारत इतना प्रिसाइज युद्ध इस पिछले 50 साल में हमने नहीं देखा। तो ये चीज तो दूसरी बात की, जहां ज्यादा सोशल मीडिया रील्स चलेंगे वो देश जीत जाएगा। पाकिस्तान ज्यादा रील्स चलती है भारत से तो वो जीतेगा, वो अलग बात है, उनके यहाँ अपने पब्लिक को समझाना है। तो अमेरिका मुझे जहां तक लगता है कि इसमें स्टेट की पॉलिसी से जा रहा है, और जो अपनी चीजें मनवाना है वो मनवाएगा, लेकिन मुझे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बहुत हायर लेवल पे नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका स्ट्रेटेजिकली और प्रिंसिपली अवॉइड करना चाहता है बड़े मेजर युद्ध को, क्योंकि उसका टारगेट ईरान और छोटे मोटे देश नहीं है, उसका टारगेट अब केवल और केवल चाइना एज ऑफ नाउ चल रहा है। तो उसके हिसाब से अपनी इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है। और एक बिजनेसमैन की तरह ट्रंप जो है एक एक रुपया जुड़ा। मैं बता दूं कि कस्टम ड्यूटी इस बार पूरे इतिहास में अमेरिका में सबसे ज्यादा इकट्ठा हुई है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ। सबसे ज्यादा पूरे इतिहास में इतना नहीं हुआ था, $100 बिलियन सोचने की बात है, उन्होंने इकट्ठा किया है। और वो इकोनॉमी ट्रिलियन की है, तो वहां पे एक एक रुपए के लिए हिसाब हो रहा है इस समय। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। ऐसे तो अंदेशे पहले से थे भी। अमेरिकी राष्ट्रपति जरूर है डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन एक बिजनेसमैन भी हो, और बिजनेस उनके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा चलता रहता है, और इसीलिए ये एक के बाद एक जो नीतियां हैं वो उनके जरिए लागू की गई हैं, इनकी भी बड़ी चर्चाएं। लेकिन इसी बीच ये युद्ध की चर्चाएं भी थी, इसीलिए डिस्कशन हमने रखा। अभी के लिए डीके गुप्ता जी, सचिन शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और इस सिचुएशन को आसान भाषा में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, लौटेंगे।